Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर फ्लूइडिटी। आज की इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बच्चों, इनिशियली आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फ्लूइडिटी, इसकी डिस्कवरी किसने इसे डिस्कवर किया था, प्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और इसकी रीजन कि एक फ्लूइड जो है वो सुपर फ्लूइड के अंदर कैसे बदल जाता है। और इसके अलावा हमने इस सुपर फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है और एक छोटा सा ग्राफ है, लास्ट में उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर 1 पॉइंट, दैट इज सुपर फ्लूइडिटी। सुपर फ्लूइडिटी होती क्या है प्यारे बच्चों? सुपर फ्लूइडिटी एक लिक्विड की ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर उस लिक्विड की लेयर्स के दरम्यान फ्रिक्शन खत्म हो जाती है और उस लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। लिक्विड की विस्कोसिटी होती ही लेयर्स के दरम्यान फ्रिक्शन की वजह से है। ठीक है, और जब ये लिक्विड फ्लो करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉसेस नहीं आते, क्योंकि अगर लिक्विड की लेयर्स में फ्रिक्शन हो तो उन फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में एनर्जी खर्च होती है। क्योंकि अब फ्रिक्शन नहीं है लेयर्स के दरम्यान तो काइनेटिक एनर्जी भी लिक्विड की जो है ना वो वेस्ट नहीं होगी, वो उसी तरह उसके साथ रहेगी, उसमें लॉस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा फ्लूइड जिसके लेयर्स के दरम्यान कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी जीरो हो और जब वो फ्लो करे उसके अंदर एनर्जी लॉसेस ना आए, तो ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं सुपर फ्लूइड और फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को हम सुपर फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात कर लेते हैं जी इसको डिस्कवर किसने किया। तो बच्चों 3 लोग थे, 1937 की बात है, जिसमें नंबर 1 पे साइंटिस्ट हैं जी प्योटर कैप्टिसा, जॉन एफ एलिन एंड डॉन मेजनर। ये 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर इसे डिस्कवर किया था। अब हम इसको प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि हर जो फ्लूइड होता है वो सुपर फ्लूइड के अंदर तब्दील नहीं हो सकता, चंद मखसूस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हीलियम के 2 आइसोटोप्स हैं, हीलियम 3 और हीलियम 4। ठीक है, जब आप एक खास किस्म के मटेरियल को लाइक हीलियम 3, हीलियम 4 है, इनको आप ठंडा करते हैं और इतना ठंडा करते हैं कि 0 केल्विन के करीब करीब इसको ले जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं जी सुपर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, और ये आप कैसे करते हैं ये काम, यानी कि इनको ठंडा किस तरह से करते हैं? जैसे हमारे पास हीलियम 4 है और हीलियम 3, इनकी 2 एग्जांपल हैं। हीलियम 4 को हम ठंडा करते हैं जब हम इसको 2.17 केल्विन टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सुपर फ्लूइड के अंदर। इसी तरह से जो हीलियम 3 है उसको ठंडा करते हुए जब हम इसको 0.0025 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर लेकर जाते हैं तो फिर वो भी हमारे पास सुपर फ्लूइड के अंदर तब्दील हो जाता है। हम ये काम करते कैसे हैं? हमने हीलियम गैस को पहले कंप्रेस किया होता है, ठीक है, सही से कंप्रेस करने के बाद फिर उसको अलाउ करते हैं कि वो एक्सपैंड करे और उसको एक्सपैंड कराते हैं एक छोटी सी नोजल के थ्रू। जब वो उस नोजल से गुजरती है, सही से एक्सपैंड होती है, तो गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्सपैंड होते हुए ठंडी होती हैं और उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जो कि नियरली 0 केल्विन के करीब करीब आ जाता है और ये एक सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगती हैं। ठीक है, यानी एक सुपर फ्लूइड बन जाती हैं। ठीक है, अब हमने बात करनी इसकी रीज़न की कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक आपके पास जो फ्लूइड है वो सुपर फ्लूइड में बदल जाता है। अब आपकी बुक में ये बात बताएगी कि इसके पीछे जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड रीजनिंग है, बट आपको वो रीजन बताई नहीं गई। हम यहाँ पे आपको वो रीजन भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने जरा थोड़ा सा फोकस हो जाना है, अच्छे से इसको समझना। ये चीजें आपके लिए नई हैं, ठीक है, जो कि अभी आपने पढ़ी नहीं, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? मैटर के बारे में स्टडी करते हो, एनर्जी के बारे में स्टडी करते हो, इनका आपस में रिलेशन स्टडी करते हो। तो ये जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है ना, इसके अंदर भी आप जो है वो बेसिकली एनर्जी और मैटर का जो बिहेवियर उसे ही स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सब एटॉमिक लेवल के ऊपर बात करते हैं, यानी एटम की सतह के ऊपर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सतह के ऊपर आप ये बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी इसकी रीजनिंग के ऊपर कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक जो आम फ्लूइड है वो सुपर फ्लूइड के अंदर तब्दील हो जाता है। तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का। अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को समझने से पहले आपको 2 चीजों का पता होना चाहिए कि बोसोन किसे कहते हैं और फर्मियोन किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है पार्टिकल की, एक को कहते हैं बोसोन्स, एक को कहते हैं फर्मियोन्स। बोसोन्स ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी टोटल स्पिन जो है वो इंटीजर्स में होती है, 1 +1 -1 0 -2 +2, इस तरह इंटीजर्स में होती है। और जो फर्मियोन्स होते हैं इनकी जो टोटल स्पिन होती है ना वो इंटीजर्स में नहीं होती, हाफ हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 3.5 हो सकती है, 5.5 हो सकती है, तो वो फर्मियोन्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि 2 एग्जांपल हमने लिए हैं हीलियम 3 की और हीलियम 4 की, इन्हीं के हिसाब से मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं हीलियम 4 को। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास हीलियम 4 है ना, He4, ये हमारे पास एक बोसोन है। हमें कैसे पता चला बोसोन है? क्योंकि इसका मास नंबर है 4, 2 इसके अंदर प्रोटॉन है, 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन है।
और जितने भी ये पार्टिकल है इन सब की जो स्पिन होती है ना वो 1/2 होती है। याद रखें, इन तमाम पार्टिकल की स्पिन 1/2 होती है। एक प्रोटॉन पार्टिकल की स्पिन 1/2, दूसरा प्रोटॉन पार्टिकल की स्पिन 1/2, इलेक्ट्रॉन 1/2, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1/2, न्यूट्रॉन 1/2, तीसरा न्यूट्रॉन 1/2। अब ये दोनों जो प्रोटॉन है इनकी स्पिन अपोजिट होती है, ठीक है, तो ये 1/2 से कैंसिल। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी अपोजिट होती है, कैंसिल। दोनों न्यूट्रॉन की स्पिन भी अपोजिट होती है, कैंसिल। तो नेट जो आपके पास स्पिन मिलेगी वो 0 मिलेगी। तो 0 क्योंकि एक इंटीजर है, इस वजह से हमारे पास जो हीलियम 4 है वो एक बोसोन है। तो याद रहे हीलियम 4 क्या है, एक बोसोन पार्टिकल है। अच्छा, उसके बाद फिर फर्मियोन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास हीलियम 3 है, हीलियम 3 फर्मियोन है, ठीक है, मैं यहां जल्दी से लिख देता हूं, हीलियम 3 फर्मियोन है। वजह क्या है, इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, और 2 ही इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन इसके अंदर 1 होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन 2 है तो एक पार्टिकल की स्पिन हाफ, दूसरे की स्पिन भी हाफ, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, दूसरे की भी स्पिन हाफ, और एक न्यूट्रॉन उसकी स्पिन हाफ। अब ये दोनों प्रोटॉन है, इनकी स्पिन अपोजिट होती है, हाफ हाफ से कैंसिल। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन अपोजिट है, हाफ हाफ से कैंसिल, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है, तो इसकी जो स्पिन है वो 1/2 रहती है, जो कि इंटीजर नहीं है। इस वजह से ये फर्मियोन है और ये बोसोन है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जो है वो बेसिकली मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर जो सुपर फ्लूइडिटी, एक फ्लूइड सुपर फ्लूइड में तब्दील होता है, उसके पीछे जो अमल होता है वो होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन बेसिकली क्या है, इसमें ये होता है कि जो बोस पार्टिकल है, बोस पार्टिकल जैसे हीलियम 4 है, ये बोस पार्टिकल है। जो बोस पार्टिकल्स होते हैं जब इनको बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है तो इनके जो एटम्स हैं वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, और वो बिल्कुल एक ही एनर्जी लेवल के अंदर आ जाते हैं, एक ही क्वांटम स्टेट के अंदर आ जाते हैं। जब ये एक ही क्वांटम स्टेट के अंदर आ जाते हैं और एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने लगते हैं, इस तरह से इनके दरमियान जो कोलिजन है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, और ये जो फ्लूइड बनता है हमारे पास, ये फ्लूइड जो है वो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस फ्लूइड बन जाता है, और फ्रिक्शन ना होने की वजह से इसकी विस्कोसिटी भी 0 हो जाती है और ये एक सुपर फ्लूइड बन जाता है। समझ गया ना। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा है, यहां पर मैंने मेंशन किए ये सब बातें, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास वो है हीलियम 3। अब हीलियम 3 तो बोसोन है ही नहीं, फिर वो कैसे जो है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगा, वो तो बोसोन ही नहीं है, ठीक है, वो तो फर्मियोन है। तो फिर फर्मियोन क्या करते हैं, 2 फर्मियोन आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, फर्मियोनिक पेयर बनाएंगे। मैंने हेडिंग लगाई है फर्मियोनिक पेयर की। 2 जो फर्मियोन आपस में मिलकर फर्मियोनिक पेयर बनाएंगे जो कि कंपोजिट बोसोन में तब्दील हो जाते हैं। कैसे कैसे कंपोजिट बोसोन बनेंगे, देखो एक की स्पिन थी 1/2 प्लस दूसरे की स्पिन भी आगे 1/2, क्योंकि 2 हमारे पास फर्मियोन मिले हैं और एक कंपोजिट बोसोन बन जाता है। 1/2 प्लस 1/2 क्या बनता है, 1। अब देखो इसकी स्पिन थी 1/2, इसकी स्पिन थी 1/2, टोटल कितनी होगी, 1। जब टोटल 1 होगी तो 1 तो एक इंटीजर है। तो अब जो हमारे पास 2 फर्मियोन आपस में मिले थे वो मिलके एक कंपोजिट बोसोन बन गए हैं, क्योंकि अब इसकी टोटल स्पिन जो है वो इंटीजर में आ गई, दैट इज 1। तो अब ये भी जो है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के प्रोसेस कर सकते हैं और ये भी सुपर फ्लूइड के अंदर तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या हुआ, 2 फर्मियन मिले, हमारे पास जो है वो 2 फर्मियोन के मिलने से कंपोजिट बोसोन बन गया, क्योंकि उसकी स्पिन जो है वो अब इंटीजर में आ गई। अब ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, यानी इनको टेंपरेचर जो है वो लो किया जाएगा, ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाएंगे, सारे एक ही क्वांटम स्टेट के अंदर आ जाएंगे, सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेंगे, और इस तरह से ये जो है वो इनके दरमियान जो कोलिजन है उसका चांस भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, कोलिजन की वजह से ही फ्रिक्शन भी आती है, ठीक है, और इनके अंदर जो है वो एनर्जी के लॉसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक जो है वो हमारे पास बन जाएगा क्वांटम फ्लूइड बन जाएगा, ठीक है, और इसके दरमियान जो इसकी विस्कोसिटी भी 0 हो जाएगी। अब एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिनोमेना है ये, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता है कि जितने भी हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं इनके जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप कर देते हैं। प्यारे बच्चों, वेव फंक्शन भी आपके लिए एक नई टर्म है। वेव फंक्शन जो है वो बेसिकली एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है उसके बारे में बताता है, उसकी पोजीशन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस हालत में है, ठीक है ना, तो या पार्टिकल्स की स्टेट के बारे में बताता है। तो वेव फंक्शन इन तमाम पार्टिकल्स, क्योंकि सारे एक ही एनर्जी लेवल के ऊपर आ चुके हैं, तो इन तमाम की जो हमारे पास जो वेव फंक्शन होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, और एक कोहेरेंट और कलेक्टिव फ्लूइड मोशन बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई जो है वो फ्रिक्शन नहीं होती और उसकी विस्कोसिटी भी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई हमारे पास के जितने भी हमारे पास ये फ्लूइड हैं जो कन्वर्ट होते हैं सुपर फ्लूइड के अंदर, वो बेसिकली किस प्रोसेस से गुजर के जाते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजर के जाते हैं और एक सुपर फ्लूइड के अंदर तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके पीछे सारी जो है वो रीजन थी। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर फ्लूइड की, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, इसकी विस्कोसिटी नहीं होती, ठीक है, इसकी लेयर्स के दौरान फ्रिक्शन नहीं होती, तो फ्रिक्शन से ही विस्कोसिटी आती है। अगर लेयर्स में फ्रिक्शन नहीं है तो विस्कोसिटी भी नहीं होगी, और ये बारीक से बारीक चैनल से भी गुजर के जा सकते हैं, यानी बारीक सा पाइप है उसमें से भी गुजर के ये जा सकते हैं।
फिर है जी प्रेसिस्टेंट फ्लो। प्रेसिस्टेंट फ्लो होता है लगातार फ्लो होते रहना। अब इसको अगर आप एक किसी कंटेनर में डाल के ऐसे घुमा देंगे, छोड़ देंगे, तो ये घूमता ही रहेगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी में लॉसेस तो आता ही नहीं है। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो मेंटेन रहती है और लगातार घूमता रहेगा। ठीक है। चौथा है जी फाउंटेन इफेक्ट। इसको जब आप किसी कंटेनर में डालेंगे ना, तो कंटेनर की दीवारों के ऊपर चढ़ जाएगा और वहां से कंटेनर को खाली करने की कोशिश करेगा। यानी कि मैंने एक बाउल में रख दिया इसको, तो उसमें मैंने सुपर फ्लूइड डाल दिया, तो खुद ब खुद उसकी दीवारों पे चढ़ के उसकी नीचे से यूं गिरना शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये कंटेनर को जो है वो खाली करने की कोशिश करता है, कंटेनर की दीवारों के ऊपर चढ़ जाता है। इस इफेक्ट को फाउंटेन इफेक्ट कहते हैं। फिर आता है हमारे पास क्वांटाइज वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आप अगर एक आपने ऑब्जर्व किया होगा, बाल्टी ले लो, उसमें पानी डालो, एक किसी भी चीज से उसको ऐसे घुमाओ, तो आप देखोगे उसके सेंटर में ऐसे गड़ा सा बन जाता है लंबा सा, उसको वोर्टेक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो आप जो है ना आम फ्लूइड को घुमाते हैं, उसमें गड़ा बन जाता है, लेकिन इस फ्लूइड के अंदर थोड़ा सा अलग किस्म का बिहेवियर है। ये जो सुपर फ्लूइड है, इसको जब घुमाते हैं तो एक की बजाय बहुत सारे छोटे छोटे जो है वर्टिसेस इसके अंदर बन जाते हैं, क्वांटाइज वर्टिसेस बन जाते हैं। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने एक खास वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से कम एंगुलर वेलोसिटी में आपने इस फ्लूइड को घुमाया, क्या मतलब? कंटेनर लिया, सुपर फ्लूइड डाला और उसको खास वेलोसिटी से कम वेलोसिटी में घुमाया, तो अगर एक खास वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर घुमाओगे तो भाई उसके अंदर जो सुपर फ्लूइड पड़ा हुआ है ना, वो घूमेगा ही नहीं, वो रेस्ट पे रहता है, बिल्कुल स्टेशनरी रहता है। जब तक वो एक खास वेलोसिटी तक आप उस कंटेनर को नहीं घुमाओगे, उस वक्त तक उसके अंदर पड़ा हुआ जो फ्लूइड है वो जो है वो घूमेगा ही नहीं, बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा, वो रेस्ट पर रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब आप उसको जो है वो एक खास वेलोसिटी दे देते हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जी फर्स्ट क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, उसके ऊपर आके उसके अंदर पहला वर्टेक्स जो है ना वो बनता है और इससे वो उसके अंदर गड़ा सा बनेगा, पहला लंबा सा गड़ा। ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको इससे ज्यादा वेलोसिटी पर घुमाओगे तो उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। और ज्यादा तेज घुमाओगे और ज्यादा वर्टिसेस बनते जाएंगे। ठीक है। और इस तरह से उसके अंदर एक वर्टिस की बजाय बहुत सारे वर्टिसेस जो है ना वो बनते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी इसकी एप्लीकेशन की। तो सबसे पहली एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल किया जाता है जो हाईली प्रिसाइज डिवाइसेस होती हैं लाइक जायरोस्कोप, उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम हीलियम 4 का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे पास क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, क्रायोजेनिक मतलब एक ग्रीक वर्ड है क्रायोजेनिक, क्रायो का मतलब होता है कूल, जेनिक का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी ठंडक पैदा करने वाला सिस्टम। तो क्रायोजेनिक सिस्टम दरअसल कूलिंग सिस्टम ही होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती हो और वहाँ पर आपने सिस्टम्स को ठंडा करना होता है, तो वहाँ पर हम जो है ये क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं उनको ठंडा करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है इसका एक और इस्तेमाल वो ये है कि हम इसकी हेल्प से जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको स्लो डाउन और उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं इसकी हेल्प से। तो ये इसकी 3 एप्लीकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आ जाते हैं इसके छोटे से ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ जो बेसिकली हीलियम 4 का ग्राफ है। देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब हीलियम 4 को आप 2.17 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं तो उस टेम्परेचर के ऊपर आने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एक सुपर फ्लूइड के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस टेम्परेचर है, अलोंग द वाई एक्सिस यहाँ पर प्रेशर है, वो भी मेगा पास्कल के अंदर। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना इसका जो टेम्परेचर वो गिराते जा रहे हो, 7 केल्विन, 6 केल्विन, 5 केल्विन, 4 केल्विन, 3 केल्विन, 2 केल्विन। तो 3 और 2 के दरमियान कहीं यहाँ पर 2.17 होगा। तो यहाँ पर जब आते हैं 2.17 के करीब करीब आते हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एक सुपर फ्लूइड के अंदर। लेकिन याद रहे कि प्रेशर जो है ना वो लो होना चाहिए। ठीक है ना। अगर प्रेशर को आप बढ़ाते हैं, देखें जैसे यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाता जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो फिर ये सुपर फ्लूइड में जाने की बजाय ये डायरेक्टली सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। तो आपने इसको जो है वो अगर सॉलिड में चेंज होने से बचाना है तो प्रेशर को फिर आपने लो रखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 2.5 के करीब करीब जो है ना मेगा पास्कल प्रेशर है, उससे बिलो रखेंगे तो फिर ये सुपर फ्लूइड के अंदर तब्दील होगा। अगर आपने इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो फिर ये डायरेक्टली सॉलिड के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है, तो उसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।